गुड इवनिंग। मेरा नाम शिवांग रस्तोगी है। मैंने इस साल यूपीएससी में 307 रैंक प्राप्त की है और मैं आपको आज 2024 के एक एजेंडा के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी कैन डू जिससे हम अपना यूपीएससी में रैंक की पॉसिबिलिटी बढ़ा पाएँ। सो आई हैव प्रिपेयर्ड ए प्लान फॉर स्टूडेंट्स, जो कि मंथली प्लान में 11 महीने का हिसाब से सोचा है, जुलाई से मई तक, जो कि आपका यूपीएससी का 2024 में एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर मैंने बहुत सारे मंथ्स भी डिवाइड करने हैं, आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। देन आई हैव फोकस की आप कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सोर्स रेफ़र करना है और कौन सी आप यूट्यूब से वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, कौन सा स्टडी मटेरियल आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कोशिश करी है कि आपको टेंटेटिव और कस्टमाइज डेली शेड्यूल, जैसा आपका आइडियल शेड्यूल हो सकता है स्प्रिंट का, वो भी मैंने कोशिश करी है। फिर मैंने कोशिश करी है कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज रेफर कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। देन एक बहुत कंफ्यूजिंग सवाल एस्पिरेंट कम्युनिटी के बीच में रहता है कि रिगार्डिंग ऑप्शनल। सो मैं कोशिश करूंगा कि आप ऑप्शनल से थोड़े जो डाउट्स हैं वो मैं जनरल डाउट्स आपके रिजॉल्व कर पाऊँ। टेक्निकल डाउट्स तो आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देन हम फोकस करेंगे कि प्रीलिम्स में, जो कि एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसमें आप एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ मेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, जो कि आपकी रैंक डिटरमाइन करेगा। सो रैंक के लिए आप मेंस में किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग होनी चाहिए, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। सो सब्जेक्टिविटी वाला जो एंगल है, हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस साल हमने देखा है कि सी सेट जो एग्ज़ाम है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत चैलेंजिंग हो गया है सी सेट, क्योंकि इस बार जो लेवल था सी सेट के, मैथ्स हो या क्वांट हो, वो काफ़ी हायर लेवल का है। तो बट एनी डे हमें सी सेट को क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। तो हमें वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम सी सेट अच्छे एफर्ट्स के साथ उसको क्लियर कर पाएँ। देन जो मैंने टेंटेटिव प्लान बनाया है, मैं चाहता हूँ कि ये एक, आप इसको गॉस्पेल ट्रुथ ना माने, एक कस्टमाइज अपना हिसाब से प्लान बनाए, इस प्लान को बेस में रख के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एवरीवन हैव ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग थिंग्स। समझने का हर किसी का तरीका अलग होता है, हर किसी की अप्रोच अलग होती है, और कुछ लोगों को वही चीज़ पहले से थोड़ी पढ़ रखी होगी, कुछ प्रायर बेस होगा, कुछ लोगों का थोड़ा प्रायर बेस नहीं होगा, कुछ लोगों को किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी। सो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। And lastly, but most important thing, how to manage the uncertainty with regarding to UPSC, particularly with regarding to prelims और mains exam, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डायनेमिक है, बहुत अनसर्टेन है। सो इसके अनसर्टेनिटीज़ को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आई विल गिव यू वेरी वेरी प्रैक्टिकल इनपुट्स rather than giving you theoretical answers or theoretical solutions towards it. I want you to be people to be very practical in life and be realistic in your approach to prepare for this exam. क्योंकि आइडियलिस्टिकली तो बहुत आसान होता है कहना चीज़ें, बट एज एन एस्पिरेंट एंड एज ए सेलेक्टेड पर्सन, आई कैन से द जर्नी इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग समटाइम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नीड टू बी रियलिस्टिक टू मैनेज द हार्डशिप्स ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आई वांट, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे मंथ वाइज 11 महीने में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, हमारा एक रिवीजन भी हो जाए उन सब्जेक्ट्स का, और साथ ही साथ हम लोग अपने सोर्स भी लिमिट रखें, बट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स रखें। ये नहीं होना चाहिए कि हम बार बार बहुत सारे सोर्स पढ़ रहे हैं और जो बेसिक सोर्स है हम वो भूल जाएँ, या फिर हम बेसिक सोर्स पे स्टिक रहें और एडवांस सोर्स ना कर पाएँ। सो आई हैव ट्राई टू कंपाइल वेरियस सोर्स। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है मैंने वो भी ली हैं, और जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक हेल्प फ्रॉम देम, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट वी नीड टू एंश्योर कि हमारा जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम हो पाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। पहला डिस्कस करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो डैट वुड बी द फर्स्ट मंथ, हम लोग उसमें कैसे कर सकते हैं। तो इन द मंथ ऑफ जुलाई, देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि पॉलिटी और इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। सो पॉलिटी के प्रीलिम्स में भी वेटेज है और आपका मेंस में भी वेटेज है, और इसमें एक फाउंडेशन अगर बन जाता है तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। सो मैंने क्या करा है इसमें, जो मैं आपको मंथली टारगेट्स दूँगा जो मैंने सेट करे हैं। सो आई वांट कि एक महीने में 2 सब्जेक्ट पे टारगेट करा जाए, एक महीने में 2 सब्जेक्ट हों, और साथ साथ हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की हैबिट कंटिन्यू रखेंगे थ्रू आउट द मंथ, थ्रू द न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर साथ साथ पढ़ सकते हैं, और हम साथ साथ आपका करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हैं. वी कैन वॉच some videos on YouTube. We can clear concept from the YouTube videos, and we can also Google some sources over internet which are there. So इस तरीके से हमारा करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगी, और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं एक लेवल हम एडवांस भी जा पाएंगे. तो मैंने पॉलिटी के जो सोर्स सोचे हैं और जो मैंने डिस्कस भी करे हैं अदर सेलेक्टेड एस्पिरेंट से, कैंडिडेट से, तो वो है 11th और 12th क्लास की NCERT, जो कि बहुत आसान है और फाउंडेशन बिल्ड करने में आपका एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी. उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि लक्ष्मीकांत इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो कि आपको पढ़नी चाहिए. इट्स ए वेरी बुक, वेरी गुड बुक, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव आपको कवरेज देती है प्रीलिम्स की, और मेंस में भी जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करने में आपको हेल्पफुल होती है. इट माइट रिक्वायर कि आपको लक्ष्मीकांत 2-3 बार या उससे ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत पड़े टू रिटेन लॉट ऑफ थिंग्स. सो डैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी टू रीड इट. देन इकोनॉमिक्स इज़ ए वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, बहुत चेंज होता रहता है, बहुत करंट ओरिएंटेड है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट पहले ही रखा है, क्योंकि आप पहले उसको एक बार बेसिक स्टैटिक चीज़ें पढ़ लेंगे, देन यू कैन बिल्ड द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स. अगर इसको हम लेट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि और चीज़ें हमारी अलाइन नहीं हो पाती हैं. तो मैंने 2-3 सोर्स रखे हैं जो कि अच्छे हैं. यू कैन रिफर टू दो सोर्स. आप हर बुक के 2-4-5 पेजेस पढ़ लीजिए या 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए. उसके बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी बुक आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अच्छी है. देखिए, सोर्स सारे अच्छे होते हैं, बट कुछ सोर्स होते हैं जो कि वाइडली रेफर किए जाते हैं. सो आई हैव पुट दो सोर्स. देयर इज अ सोर्स कॉल्ड रमेश सिंह की इकोनॉमी की बुक. इट इज़ अ वेरी गुड बुक. थोड़ी सी बल्कि है, बट इफ़ यू हैव द टाइम और यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इट इज़ गुड सोर्स. देन श्रीराम IAS के नोट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत टू द पॉइंट, एंड कवरेज भी काफ़ी अच्छी है. देन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मुरनाल की वीडियोज़ आर वेरी गुड. मुरनाल सर की वीडियोज़ प्लस मुरनाल सर के जो हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड नोट्स हैं, ऑल्दो दे आर वेरी बल्कि, बट दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इसको आप कर सकते हैं. आप, मैं एक बात और क्लियरिटी देता हूँ आपको कि किस तरीके से करना है. 2 सब्जेक्ट्स पर मंथ में. देखिए, इसके भी वेरियस सोर्स हो सकते हैं. या तो आप डेली अपना टाइम में दोनों सब्जेक्ट पैरेलली पढ़िए, हाफ टाइम एक सब्जेक्ट को दीजिए, हाफ टाइम दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए, या तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं. या तो आप वीकली वाइज पढ़ सकते हैं कि 7 days यू कंप्लीट वन सब्जेक्ट, देन 7 days देन यू कंप्लीट अनदर. या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया, देन यू आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट अदर सब्जेक्ट. इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आप किस में कंफर्टेबल हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरऑल अप्रोच मैंने दे दी. ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे. नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं. GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान. GS Score. अब बात आती है नेक्स्ट मंथ में हमें किस तरीके से रेफर करना है. और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जब आप एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सोर्स के साथ साथ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको टेंटेटिव आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. और ये वैलिड है दोनों मेंस के लिए और प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए. ठीक है, और इसी के साथ साथ आप जब अपना सब्जेक्ट पढ़ लें तो उसको रिवीजन के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, वो भी मेंस के और प्री के. सो टाइम इज़ गुड इनफ फॉर 15 days फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ गुड इनफ इफ़ यू आर डेडिकेटेड गुड नंबर ऑफ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. और टाइम क्या है, डेली शेड्यूल कैसे है, वो वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशंस में हम लोग डिस्कस करते हैं. देन यू हैव नेक्स्ट मंथ. आई होप दिस मंथ इज क्लियर. देन इन द नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में आई हैव टेकन अदर स्टैटिक सब्जेक्ट जो कि कोर हैं आपके 4 सब्जेक्ट में से, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. दे आर अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, अगेन प्री और मेंस में दोनों में यूटिलिटी है. सो मॉडर्न हिस्ट्री के 2 sources आर वेरी गुड. The 12th class NCERT, which is an old NCERT of by Bipin Chandra,
It's a very good NCERT. It is summarized all the things which is there in the bulky book of Vipin Chandra. Then a very good book of Spectrum is there by Rajiv Ahir. इसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज भी मिल जाएगी, इसमें आपको जो कोर कंटेंट है वो भी मिल जाएगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से डेवलप हो जाएगी. If you have scarcity of time, you can only refer to Spectrum. You can replace old NCERT via Spectrum only. ठीक है. Then you have geography में क्या कर सकते हैं? I think geography requires more of understanding. So what you can do, 9th से 12th क्लास की आप NCERT पढ़िए, उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए. उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी टू लोकेट प्लेसेस, टू नो डिफरेंट फेनोमेनास, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फेनोमेनास, क्लाइमेटोलॉजिकल एंड ओशियोनोग्राफी. तो आप एक अपने साथ हमेशा ज्योग्राफी के साथ एटलस रखिए. जैसे मेरे इधर बराबर में भी मैप रखा हुआ है. आप इस तरीके से मैप में लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एक अपनी दिमाग में भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस भी, डिफरेंट जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं दुनिया में, वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट इन ज्योग्राफी, देन आई विल रिकमेंड यू टू वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब अबाउट डिफरेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेनन्स. जैसे अगर आपको इंडियन मानसून के बारे में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको टेम्परेचर इन्वर्जन का कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, आपको साइक्लोन नहीं समझ में आता है, तो आप आराम से यूट्यूब वीडियो देखिए, उससे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देन गो बैक टू द बेसिक सोर्स एंड अंडरस्टैंड इट मोर डीपली. ठीक है. तो दिस वे यू विल बी एबल टू कवर ज्योग्राफी. देन इन द नेक्स्ट मंथ यू कैन रेफर टू, दैट विल बी अवर 3rd मंथ. अब आते हैं आप एक बार बेसिक कोर सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी आपको जो आपका वार्म अप होगा वो हो जाएगा, एक बार पढ़ लेंगे. देन इट इज़ द हाई टाइम, इफ़ यू आर वेरी सिंसियर अबाउट 2024, to focus on optional subject. Now it is a time to focus on optional. So by this time of 2 months, you must be ready to resolve the doubt कि आपका optional subject कौन सा होना चाहिए. So once you have clear कि मेरा optional XYZ है, so आप जो भी optional choose करें with lot of discussion, debate and deliberation with fellow people or selected as friends. उसके बाद आप उसको 3-4 महीने का एक टारगेट बनाइए कि मेरे को दोनों पेपर कंप्लीट करने हैं. उसके भी वही मेथड्स हैं, PYQs देखिए, अच्छी टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको मेन से पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इफ आई एम एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, देन आई एम एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन माय ऑप्शनल सब्जेक्ट. ठीक है. तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग, अब नेक्स्ट 3-4 महीने में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक स्लॉट, एक सब्जेक्ट हमेशा अब आपका ऑप्शनल होगा. उसके बाद हम लोग अब GS मेंस की तरफ भी थोड़ा थोड़ा स्विच करेंगे. अब हम इंटेंसिटी अपना थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 महीने में हमने बेसिक्स और जो कोर फाउंडेशन है वो हमने थोड़ा सा बिल्ड कर लिया. ठीक है. तो ऑप्शनल का सोर्स डिपेंडिंग ऑन द विच ऑप्शनल यू आर चूजिंग वो आपका होगा. देन इसके साथ साथ हमने लास्ट मंथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी. आई थिंक इट्स ए गुड आइडिया टू स्टार्ट विद मॉडर्न. नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट विद एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. सो वेटेज रिसेंटली वी हैव सीन कि इनका वेटेज बढ़ गया है फिर से प्रीलिम्स एग्जाम में, और क्वेश्चन भी कभी कभी डिफिकल्ट आ जाते हैं. बट आई वुड से कि एक बेयर मिनिमम प्रिपरेशन इन दोनों सब्जेक्ट की ज़रूरी है, rather than leaving them all together. So I will suggest you कि focus on basics. Again basics में you can refer to 11th and 12th class NCERTs, majorly 11th class NCERT, और उसमें आप दोनों में रेफर कर सकते हैं, ओल्ड NCERT और न्यू NCERT. एक बार आप ओल्ड NCERT पढ़ लीजिए, जो कि वो बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हैं. देन उसके बाद इफ टाइम परमिट्स यू कैन ऑल्सो गो टुवर्ड्स न्यू NCERT. तो न्यू NCERT आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इफ़ यू आर वेरी थॉरो विद old NCERTs. And if time permits, it is you can also go with तमिलनाडु की जो स्टेट वाली बुक आती है स्टेट बोर्ड की, वो भी आप रेफर कर सकते हैं. ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, बट एक बार आप देख सकते हैं इफ टाइम परमिट्स यू. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मंथ. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर व्हाट वी कैन डू. अगेन अब 3-4 महीने हमें ऑप्शनल अपना कंटिन्यू रखना है. ऑप्शनल में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अदरवाइज एंटायर प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्रूटलेस हो जाएगी. Then we have to switch our focus towards governance and society, which are the advanced levels जो आपके subjects हैं, क्योंकि without the fundamentals of knowledge of polity we cannot focus towards governance. तो आप governance को focus करिए, आप society पे focus करिए, क्योंकि कुछ topics align हैं. जैसे poverty है, तो poverty is a topic of society, और poverty के implications या resolutions it's a part of governance की policy क्या है government की, या why we are not able to रिड्यूस द पॉवर्टी रेट, या फिर कम क्यों नहीं कर पाए उस लेवल तक जिस हद तक हमें
करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड करके आप पढ़ सकते हैं। सो डेट वुड बी फ्रूटफुल एट दिस स्टेज, क्योंकि अब आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होनी शुरू हो गई होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कहाँ से पढ़ें, क्योंकि इस चीज़ों के कोई नोट्स बहुत ऐसे नहीं मिलते कि जो कोई बुक हो। सो आई वुड से कि कोई भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, सोसाइटी के या फिर और गवर्नेंस के नोट्स पढ़िए आप, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कौन कौन से टॉपिक से आए हैं, और इन सबसे पहले आपको हमेशा हर चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, टॉपिक हाईलाइट करिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का किसी का मटेरियल फॉलो कर लिए, एंड देन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ओनली। सो मेंस में इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग पे बिल्टअप करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। मटेरियल आप कोई से अभी लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उठा सकते हैं। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट। Then in the 5th month, which is the month of November, again you have to continue with the optional. Once you are done with governance in society, now you have a broader understanding about the societal issues of the country. Then you can switch your focus towards ethics and essay, which are the scoring papers of mains, और ये मेंस में ही आते हैं और बहुत डाइसी भी है। कभी कभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स भी रह जाते हैं और कभी थोड़ा कम भी रह जाता है, डिपेंडिंग द वे यू अप्रोच थिंग्स। इसमें आपको बहुत थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ आइडिया आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें आप क्या सोर्स रेफर कर सकते हैं, आप लुकमान IAS के नोट्स रेफर कर सकते हैं फॉर एथिक्स, आप ओनली IAS का मटेरियल रेफर कर सकते हैं एथिक्स के लिए, आप फोरम IAS का कर सकते हैं, GS स्कोर का मटेरियल रेफर कर सकते हैं, और भी कोई आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर कर सकते हैं फॉर हैविंग ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एथिक्स। साथ ही साथ आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। केस स्टडी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक बार आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि केस स्टडी कैसे लिखी जाती है, हाउ टू राइट केस स्टडीज, हाउ टू अप्रोच केस स्टडीज। देयर आर वीडियोस इन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब टूवर्ड्स दैट, उसको आप समझिए। देन राइट प्रीवियस ईयर केस स्टडीज जो आई हुई है एग्जाम में, उनको आप कम से कम टाइम में लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए। और व्हाट अबाउट एस्से, देखिए एस्से में जो कंटेंट होता है वो आप सोसाइटी से बोरो कर सकते हैं, आप गवर्नेंस से बोरो कर सकते हैं, आपकी इकॉनमी से बोरो कर सकते हैं, और आपकी जो एथिक्स के पेपर है वहाँ से भी थोड़ा कंटेंट आपको फिलोसॉफिकल एंगल है वहाँ से बोरो हो जाता है। बट अगेन एथिक्स जो एस्से है पेपर, वहाँ पे आपकी एक थॉट प्रोसेस और फ्लो ऑफ आइडियाज़ और जो आप सोचते हैं वो सारा रिफ्लेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा फ्लेयर ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप एस्से ज़रूर लिखिए। 3 से 4 एस्से या 4-5 एस्से भी लिख सकते हैं आप इस फेज़ में। और शुरू में आप अच्छे ऐसे नहीं लिखेंगे, बट ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एस्से में इम्प्रूव करेंगे। व्हाट वैल्यू एडिशन मटेरियल यू कैन यूज़ फॉर एस्से। वैल्यू एडिशन मटेरियल में आप हमेशा कुछ अच्छे कोट्स को अपना बनाइए, कुछ कोट्स अपने तैयार करिए, कुछ एनेक्डोट्स हैं, कुछ आपकी अच्छी स्टोरीज़ हैं, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, कुछ केस स्टडीज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं ऐसे में, आपका ऐसे थोड़ा इंटेलेक्चुअली ग्रोन अप लगता है इससे, रादर देन कि वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो या फिर बहुत ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज में हो। थोड़ा सब्सटेंशिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे एस्से इज़ मोर अबाउट हाउ यू राइट थिंग्स, हाउ यू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो वो आपका एस्से में टेस्ट होगा। Then in the next month, if you have done with it, it requires less reading but more practice. ठीक है, तो इस फेज में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। देन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन मोर ऑन द सब्जेक्ट विच आर ऑफ टेक्निकल नेचर। अभी ऑप्शनल आपका अभी भी कंटिन्यू रहेगा, 4 महीने से आप ऑप्शनल भी पढ़ रहे होंगे और ये सारे सब्जेक्ट भी आपके कंटिन्यू रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 चीज़ इसमें से ऑप्शनल में ओवरलैप हो जाए, so they have to devote less time towards those subjects, so you can devote time towards other thing, और practice में आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। सिक्योरिटी और IR दोनों ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, और हर साल करीब 4 क्वेश्चन दोनों में से आते हैं, 4 क्वेश्चन सिक्योरिटी में से और 4 क्वेश्चन IR में से आते ही आते हैं। सो दे हैव ए वेटेज ऑफ अराउंड 50 मार्क्स ईच, तो 100 मार्क्स की वेटेज यहाँ से आपको मिलती है। सो इनके लिए आपको बहुत नेग्लेक्ट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। You need smart study in those areas. So I want you guys to either refer to Vision IAS material for security and IR or Forum IAS material, or you can also refer to Main 365 material of Vision IAS for both the things. So एक आपको contemporary issues की awareness भी हो जाएगी और एक basic awareness भी आपको इन चीज़ों की हो जाएगी। So एक बार इनसे पढ़िए, फिर previous year क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर लिखिए, then you will be able to analyze yourself कि कितने आप
कितना आपको समझ आए, कितना आप रेप्लिकेट कर पाते। नाउ इन द मंथ ऑफ जनवरी what you have to do, it is the high time to start getting yourself warm up for the phase of prelims, because prelims is a very challenging exam nowadays. So आपका प्रायोरिटी रहनी चाहिए रैप अप द ऑप्शनल फर्स्ट। अब इस जो हमने ऑप्शनल पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है, उसको रैप अप करना है जितना जल्दी हो सके बाय द मिड ऑफ जनवरी। देन अपना स्टार्ट करना है प्रीलिम्स मोड में स्विच करने के लिए। और स्टार्ट कैसे करेंगे, एनवायरनमेंट अभी हमने नहीं पढ़ा इस सारे फेजेस में, तो एनवायरनमेंट पढ़िए। सोर्स आपका शंकर IAS रह सकता है, प्लस करंट अफेयर मटेरियल से आप लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें बजट आता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो आपका इकॉनमी भी रिवाइज होगा जो हमने पहले पढ़ा था, और ये सारी चीज़ें भी आपको न्यूली एड ऑन हो जाएंगी। देन यू हैव टू फोकस ऑन टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स। बहुत थॉरोली आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट लिखने हैं, करीब 50 से 60 टेस्ट तो लिखने, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। Then you cannot ignore the value of CSET nowadays. CSET has become very dicey, तो CSET को अब 4 महीने नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करना ही है। रोज़ 1-2 घंटे दें या फिर ज़्यादा दें, डिपेंडिंग ऑन योर कैलिबर, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। देन यू हैव टू फोकस ऑल्सो ऑन द करंट अफेयर्स दैट यू आर रीडिंग सिंस लास्ट 5-6-7 मंथ। वो जो आपने पढ़ी हैं, रोज़ पढ़ रहे थे आप थोड़ी थोड़ी, उसको कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया है। सो अगेन इन सारे फेजेस में कोई मटेरियल नहीं है, यू हैव टू रिलाई ऑन द मटेरियल्स दैट यू हैव रेफर्ड अर्लियर। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी किसी की भी टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं आप, 1 या 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हैं, उसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ आपको शुरू से लेकर एंड तक नहीं फॉलो करनी है, आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, 3 को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको एग्ज़ाम देने में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। Then in the last 3 months, you have to focus on all the subjects which are relevant for prelims. So in the initial months, you can revise polity, history, economy, and in the next month, you can revise geography, science and tech, or environment. Science and tech we have not yet studied. Now you can study through the consolidated current affairs material, or you can watch some videos to ensure कि आपका जो टेक्निकल साइंस की बेसिक नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो आपका कवर हो जाए वीडियोस से, थ्रू यूट्यूब वीडियो, सो यू कैन फॉलो दैम। एंड लास्ट मंथ इज जस्ट फॉर कोर रिवीजन, क्योंकि आपने सारी चीज़ पढ़ ली है अभी तक 3-4 महीने में, आपने टेस्ट भी दे दिए हैं, तो जो टेस्ट दिए हैं, जो CSET का चीज़ें दी है आपने करा है, उन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करना है और रिवीजन है। इस फेज में आप लूज़ नहीं कर सकते अपना मोमेंटम, आपको रिवीजन कंटिन्यू करना है। और जो आपका जो मटेरियल है, आपको कोई स्विच नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई न्यू मटेरियल नहीं पढ़ना है, वही मटेरियल को बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक फ्लेयर डेवलप होगा, आप उसमें कंफर्टेबल होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। बस आपको टेस्ट ज़्यादा से लगाने हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो पाए, और आप साथ साथ जो डिफरेंट चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसको भी आप एक स्ट्रेटेजिक वे में सॉल्व करें। सो दिस इज़ अबाउट हाउ यू हैव टू रेफर टू दिस थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेली शेड्यूल, आपका कैसे रहना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जो कि एक कॉमन डाउट होता है डिफरेंट एस्पिरेंट्स में। सो आई बिलीव कि आपको 10 आवर्स या फिर 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, बिकॉज इट्स ए टफ एग्ज़ाम, इट्स ए डिफिकल्ट एग्ज़ाम। बट ये नहीं है कि आपको रोज़ इतना ही पढ़ना है, आप 1-2 दिन कम भी कर सकते हैं और 1-2 दिन ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट आपका एवरेज 8 आवर्स तो एवरेज आना ही पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, शेड्यूल में क्या कर सकते हैं, आई विल गिव यू 2-3 टाइप ऑफ शेड्यूल। टाइप्स ऑफ शेड्यूल में आप क्या कर सकते हैं कि 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, आप शाम भी पढ़ सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़नी है, साथ साथ आप स्ट्रेटेजिक वे में गूगल का यूज़ कर सकते हैं, और आपको आधा 1 घंटा जैसा भी आपका टाइम परमिट करता है आपको यूट्यूब पे भी स्पेंड करना है, नोइंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट ऑफ UPSC, क्या नया मटेरियल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इस बारे में भी जान सकते हैं, थोड़ा नया कंसेप्ट के बारे में भी आप अपना इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपका जो मोनोटोनस रूटीन है वो भी आपका थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। उसके बाद आपको फंडा क्या रखना होता है कि आपको डिफरेंट सिटिंग्स बनानी है। सिटिंग्स कैसे बना सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप कितने घंटे कंफर्टेबली एक जगह पे फोकस तरीके से बैठ पाते हैं। कुछ लोग 1.5 घंटा बैठ पाते हैं, कुछ लोग 2 घंटे, कुछ लोग 2.5 और कुछ लोग 3, मैक्सिमम 3 घंटे से ज़्यादा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड इन वन गो। सो आपको उस बेसिस पे नंबर ऑफ स्लॉट्स निकालने हैं। आप एक बार सिटिंग तैयार करिए कि मैं इतने घंटे एक बार कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, देन यू हैव टू रेफर टू नंबर ऑफ स्लॉट।
अगर 1.5 घंटे के स्लॉट्स है तो स्लॉट्स आपके ज़्यादा बनेंगे, करीब करीब 5 बनेंगे, 2 घंटे के तो करीब 4। उसी हिसाब से आप लोग प्रोपोर्शनेटली ड्राइव कर सकते हैं कि आपके कितने कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे। तो जितने ज़्यादा टाइम होगा उतने स्लॉट कम होंगे, बट उतना ज़्यादा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेगा इन वन सिटिंग। इस बेसिस पे आप एलोकेट करिए कि 10 घंटे 8 से 10 घंटे मेरे को एवरेज देना है, 2-3 घंटे यहाँ जाएंगे, 3-4 मेरे स्लॉट्स हैं, उसमें 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सो हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज इट, यू हैव टू डिसाइड इट। लेट्स से अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं, आप 3 घंटे के 2 स्लॉट्स लेते हैं, 2.5 स्लॉट्स लेते हैं, तो एक में लेट्स से अपना ऑप्शनल कर रहे हैं एक स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में आप अपना जीएस का कर रहे हैं, जीएस इंक्लूड्स रिवीजन ऑल्सो, एंड बाकी स्लॉट्स में आप मिसलिनियस थिंग कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, आपका करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, या फिर कोई चीज़ रिवीजन कर रहे हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आंसर राइटिंग कर रहे हैं। सो दिस वे योर शेड्यूल इज। एंड वन मोर थिंग, ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फेज ऑफ यूपीएससी, अदरवाइज आप बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट मोमेंटम। सो आप एडिक्वेट ब्रेक लीजिए। ब्रेक भी आप ले सकते हैं, आप वीकली ब्रेक ले सकते हैं, हाफ डे का आप 10 डे में एक ब्रेक ले सकते हैं, आप 15 दिन में एक ब्रेक ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कितने ब्रेक की ज़रूरत है और आप कितने एफर्ट्स के साथ पढ़ रहे हैं। बट आपका ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि रिफ्रेशिंग ब्रेक हो, और आप जब दोबारा पढ़ने बैठे तो आप एकदम फ्रेश आइडियाज़ के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ पाएँ। सो दिस इज़ एक टेंटेटिव डेली शेड्यूल शुड बी। Then let's talk about test series and previous year questions. Again, previous year question आपको बहुत अच्छे से करने हैं. Now let's talk about test series and previous year question. Test series is very important in this space, and it is also important कि आप previous year question को बहुत अच्छे से करें. आप चाहे मेंस के previous year questions हो या prelims के हो, उनको देखिए, उनके solutions देखिए, आपको अगर मार्केट में मिल जाते हैं, और उसको एनालाइज करिए कि अगर आप लिखते तो आप किस तरीके से उसको अप्रोच करते। तो ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका शेड्यूल में इंक्लूड होना ही चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सब्जेक्ट। ऑप्शनल का जो मैंने बताया है कि आपको बहुत अच्छे से चूज़ करना है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, योर एकेडमिक बैकग्राउंड। किस ऑप्शनल में, देखिए लगभग सब ऑप्शनल में ठीक ठाक मार्क्स आ ही जाते हैं। इट डिपेंड्स हाउ यू अप्रोच इट, हाउ यू राइट आंसर्स। सो रादर देन गोइंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, गो विथ फ्रॉम द इंटरेस्ट परस्पेक्टिव, या फिर आपकी जिसमें एकेडमिक बैकग्राउंड हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि प्रीलिम्स में और मेंस में क्या डिफरेंस होता है। इट इज़ वेरी मच क्लियर कि प्रीलिम्स इज़ एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम एंड मेंस इज़ एन सब्जेक्टिव एग्जाम। सो प्रीलिम्स में मेजरली फोकस है एलिमिनेशन पे, मेजरली फोकस है रिकॉलिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो एमसीक्यू फॉर्म में जो है वो आपको कुछ स्ट्रेटेजिक वे में आपको एमसीक्यू अप्रोच करने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वाइल मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रैंक कितनी लानी है, तो उस बेसिस पे आपको बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस से भी जो ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ आंसर्स। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप किस तरीके से करते हैं, कैसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो अच्छे से करिए, और उसके साथ प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी कर सकते हैं, और आप जो डिफरेंट टेस्ट आते हैं वो भी कोई भी कर सकते हैं। कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं मार्केट में। एनी लीडिंग इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड यू सिमुलेटेड टेस्ट, ठीक है। देन नाउअडेज इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू इवन क्लियर सीसेट, डिस्पाइट इट बीइंग ए वेरी इट्स जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम। तो सीसेट में देखिए कोई बहाना बनाने से, कोई लैकुना रखने से या फिर कॉम्प्लिसेंसी से काम नहीं बनेगा। यू जस्ट हैव टू कॉन्शियसली प्रैक्टिस इट, कॉन्शियसली इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको कोई भी बुक उठाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। आप जो आपके टॉपिक्स हैं जिस पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसको प्रैक्टिस करने से ही आप काम बनेगा। यू कैन नॉट लीव सीसेट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आप अपने स्मार्टनेस और रीजनिंग के बेसिस पे सीसेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो उसको प्रैक्टिस करिए, आखिरी के 4 महीने में जम के प्रैक्टिस करिए, इन सीसेट आप निकाल देंगे। देन वन मोर थिंग, जो भी मैंने अभी तक डिस्कस करा, इट्स ए ब्रॉड प्लान। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कस्टमाइज द प्लान बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, योर सर्कमस्टांसेस। आपके पास कितना टाइम अवेल है, आप कितनी चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, तो उस बेसिस पर आप चीज़ें कर सकते हैं। तो इट टेक इट एज ए बेस प्लान rather than as a gospel truth. So this is a disclaimer and you must be conscious of this fact. Then with regard to note making, I would say कि initial days में when you are reading for first time or second time, so it is not very much suggested to make notes, but afterward it is very important to have very crisp, precise और short note। एकदम short note होने चाहिए जो कि आप एग्ज़ाम से
10-15 दिन पहले या एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। नोट्स शुड बी इन योर ओन हैंड राइटिंग फॉर्मेट, आपके खुद के होने चाहिए, किसी और के नोट्स इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव एन ग्रास्प ओवर दो सब्जेक्ट। Then this is mostly about the strategic part. Now we will have to discuss some the philosophical, और जो आज के टाइम पे बात चल रही है अनसर्टेनिटी को कैसे मैनेज करा जाए यूपीएससी की। देखिए, यू हैव टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि यूपीएससी इज ए चैलेंजिंग एग्जाम्स, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो डोंट मैटर हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, सीट्स कम है तो कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग रिजेक्ट होंगे, है ना। बट इट इज़ नॉट एन एग्जाम ऑफ योर लाइफ, इट इज़ जस्ट अनदर एग्जाम where you are aspiring to be a government officer. So आप सेलेक्ट हों या रिजेक्ट हों वो बात की बात है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि एक एग्ज़ाम है, बस इसको एक एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। अगर यूपीएससी में अच्छा नहीं करते तो आपको लाइफ में किसी और एस्पेक्ट में अच्छा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपको प्रिपेयर कर देगा हार्ड वर्क के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, स्मार्टनेस के लिए। एंड आई डू बिलीव कि यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। सो आप प्रैक्टिकल कैसे रह सकते हैं कि व्हेन यू हैव exhaust your 1 or 2 attempts या फिर 3-4 अटैम्प्ट हो जाए, so you should always seek for alternate source of employment. Alternate employment आप लीजिए, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो जो आपके सोशल प्रेशर्स हैं, जो आप अपने आप को बाउंड्रीज में कंस्ट्रेंट करते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। देन यू कैन बिल्ड ए वेरी गुड लाइफ इवन बियॉन्ड यूपीएससी, तो वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप यूपीएससी की फील्ड में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रेशर्स और स्ट्रेस कम होगा। सो दिस वे यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। आई हैव गिवन यू वेरी प्रैक्टिकल टिप एट ए वेरी इन दिस शॉर्ट टाइम, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इस पर बहुत डिटेल में बात करी जा सकती है। सो वो हम किसी और दिन करेंगे। फॉर द टाइमिंग जस्ट अंडरस्टैंड दैट। So this is all from my side with regard to Agenda 2024. So I have discussed broadly a lot of things with you. I hope this guidance would be helpful for you. In case any other guidance is needed, you can anyway contact to me. I am there to help you guys. So thank you very much.